नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 10th क्लास के यहां पर साइंस को कवर कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यहां पर अब हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि हमारा जो 10th क्लास है उसका जो साइंस है उसकी पहली यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तो पहले अध्याय यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और पहली यूनिट को हमने कल पे यहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर जो देखें कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये वाला यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो उसी के आगे हम अगर देखें, आगे चलें, तो कल मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहा जाता है और समीकरणें क्या होती है, यानी इक्वेशन क्या होती है। तो ये बताया था कि किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं, उनके चेंजेस हो जाते हैं पदार्थ के दो अभिकारकों के, तो वो क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, ये काफ़ी कल मैंने आपको बताया था। अब आज हम देखेंगे समीकरण को क्या करना है, हमें संतुलित करना है। ये जो समीकरण है, इक्वेशन है, यहाँ पर भी एक समीकरण लिखी हुई है। इस समीकरण को हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था कि इधर वाले को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, या रिएक्टेंट्स कहा जाता है, या क्रिया कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिया कारक। और इधर वाले को कहा जाता है प्रोडक्ट, या फिर उत्पाद, या फिर कहा जाता है इन्हें क्रिया फल कहा जाता है। ये वाले रहेंगे। यानी ये रिएक्शन चल रही है, एक समीकरण है, और ये जो समीकरण है, इस समीकरण में इधर वाले को कहा जाएगा क्रिया अभिकारक और इधर वाले को कहा जाएगा उत्पाद कहा जाएगा। ये एक ही दिशा में क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। तो इस अभिक्रिया को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है, यानी संतुलित करना है। अब ये संतुलित करने से पहले कुछ नियम है कि उन नियमों का हमें क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। तो पालन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी हमें समीकरण में अगर H लिखा रहेगा तो ये अणु रूप में ही लिखा जाएगा, यानी H2 में ही लिखा जाएगा, ऑक्सीजन 2 में ही लिखा जाएगा अगर सिंगल है तो। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 में लिखा जाएगा, और हमारे जो हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी किस में लिखा जाते हैं, 2 में ही, यानी परमाणुक अवस्था में ही, या अणु रूप में ही लिखाया जाता है। तो ये अणु रूप में है क्योंकि इस प्रकार से मिलते हैं ये, यानी नाइट्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, हमारे N2 बना लेंगे। इसी प्रकार से फ्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे F2 बना लेंगे। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारे परमाणु, और ये भी क्या है हमारे परमाणु, और ये परमाणु मिलकर क्या मिला लेंगे, बन जाएंगे, अणु का निर्माण कर लेंगे। तो इन्हें इसी रूप में हमें क्या करना है, समीकरण में लिखना है। अब अगर हम देखें तो इसको बैलेंस करेंगे हम इस समीकरण को, कि समीकरण को बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है, किन नियमों को लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें देखने के लिए, यानी इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर एक जो समीकरण लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है, जो आयरन है, यानी इसकी डेफिनेशन अगर लिखें हम कि समीकरण को संतुलित करना क्या कहलाता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा है किसी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन में अभिकारक और उत्पाद में अणु, परमाणु की संख्या या संख्याओं संख्या को बराबर करना क्या कहलाता है, हमारा समीकरण संतुलन कहलाता है, यानी समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। अब यहाँ पर मैं कुछ समीकरणें लिखूंगा, तो उन समीकरणों को क्या करना है, हमें यहाँ पर संतुलित करना है, यानी अभिकारक और उत्पाद इन दोनों की संख्याओं को क्या करना है, हमें बराबर करना है। तो चलिए यहाँ पर एक समीकरण लिखते हैं हम कि इस समीकरण को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखें हम
एक समीकरण लिखी हुई है हमारे पास में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आयरन, और यहाँ पर जो आयरन है यानी आयरन की क्रिया, आयरन मीन्स होगा लोहा, और इसकी जो क्रिया है जल से है। तो यहाँ पर बना हुआ है Fe3O4, और यहाँ पर से जो गैस निकल रही है वो निकल रही है हमारी हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पर जो आयरन की संख्या है 1 है, यहाँ पर आयरन की संख्या कितनी है 3 है, तो इसके सामने हमें क्या लिख देना है 3 लिख देना है। इसके बाद में हम देखें कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संख्या है यानी ऑक्सीजन जो परमाणु है उसकी जो संख्या है कितनी है 4 है, तो यहाँ पर कितनी है 1, तो हम क्या करेंगे इसके सामने, यहाँ पर 4 नहीं लिखना है हमें, इसके सामने लिखना है 4। यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन इन दोनों की क्या हो चुकी है संख्या बराबर हो चुकी है। अब आता है हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसकी संख्या है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की अगर संख्या देखें तो इन दोनों का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो संख्या हो चुकी है वो 4 दूनी कितने हो चुकी है 8 हो चुकी है, और इसे 8 करने के लिए यहाँ पर 8 मुझे नहीं करना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके सामने क्या करना पड़ेगा 4 कर देंगे। तो ये समीकरण क्या हो चुकी है यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है, समीकरण संतुलित हो चुकी है। इसी प्रकार से हम और ये आप लिख लेंगे, इसके बाद में जो दूसरी समीकरण है उन समीकरणों को हम यहाँ पर क्या करेंगे संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए यहाँ पर जैसे यहाँ समीकरण लिखी है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर ये दोनों ही सिंगल रहें तो ये 2 के रूप में लिखाते हैं, तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे अमोनिया NH3 का। मैग्नीशियम जो रिबन होता है यहाँ पर मैग्नीशियम की क्रिया हम करेंगे ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा हमारा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आयरन की क्रिया ऑक्सीजन से करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा FeO। जिंक की क्रिया अगर हम करेंगे Zn की क्रिया हम करेंगे H2SO4 से, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा FeSO4, और यहाँ से निकल जाएगी हमारी H2 गैस। तो ये कुछ रिएक्शन हैं जो नॉर्मली रिएक्शन से हैं। तो इन समीकरणों को इधर वाले हैं जो हमारे अभिकारक हैं और इधर वाले जो हमारे उत्पाद हैं, तो इन दोनों समीकरणों को, इन सभी समीकरणों को हमें क्या करना है यहाँ पर बैलेंस करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम देखें यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है तो 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3 है। अब मैं इसके सामने क्या कर दूंगा कि अगर मैं 2 करता हूँ तो इसकी संख्या हो जाएगी 2 दूनी 4 हो जाएगी, और अगर मैं इसके सामने 2 करता हूँ तो इसकी हो जाएगी 3 दूनी 6 हो जाएगी। अब मुझे हाइड्रोजन को 6 इधर हैं, हाइड्रोजन को 6 उधर करने के लिए उसके पहले हम यहाँ पर हम देख लेते हैं नाइट्रोजन को। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इधर संख्या जो है उधर कितनी है 2 है, और इधर भी 2 हो चुकी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या को देखें तो 3 दूनी 6 हो रहे हैं, तो मैं इसके सामने कितना कर दूंगा 3 कर दूंगा। अब यहाँ पर ये जो समीकरण है ये क्या हो चुकी है संतुलित हो चुकी है। इसी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ मैग्नीशियम की जो संख्या 1 है, यहाँ मैग्नीशियम भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी है तो 2 है। तो मैं इसको यहाँ पर 2 नहीं कर पाऊँगा या नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका फार्मूला यही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। जैसे ही इसको 2 किया है ऑक्सीजन को, यहाँ पर मैग्नीशियम भी कितने हो चुके हैं 2 हो चुके हैं, तो इसके सामने कितना लिखना पड़ेगा मेरे को 2 लिखना पड़ेगा। इसके बाद में देखें हम तो यहाँ पर आयरन को देखें, आयरन की संख्या यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसके सामने कितना लिखना पड़ेगा मेरे को 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आयरन को जैसे ही 2 किया है तो इसके सामने भी 2 लिखना पड़ेगा। जिंक को देखें तो जिंक की संख्या 1 है, जिंक यहाँ पर Zn लिखेंगे तो यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट। तो जैसे ही जिंक सल्फेट हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर जिंक की संख्या 1 है, जिंक की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है, SO4 है तो यहाँ पर SO4 बराबर है। यानी ये जो समीकरण है यहाँ पर ये क्या है हमारी संतुलित है। इसी के बाद में हम देखें कि ClO3 इसको कहा जाता है कुएं की लाल दवा एंड पोटेशियम पर मैग्नेट कहा जाता है।
जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है KCl में और यहाँ से निकल जाती है हमारी ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। मैंने आपको बताया था कल कि जो गैस होती है उसको इस प्रकार से क्या किया जाता है, शो किया जाता है, यानी ऐसे तीर के निशान से हमें क्या करना है, इन्हें शो करना है। अगर ये है सॉलिड में तो इसको हमें क्या कर लिखना है, एस में लिखना है, सॉलिड में लिखना है। ये अभी मैं आपको कुछ समय के बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम देखते हैं कि समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है और इसका महत्व क्या है। यानी दोनों तरफ क्या करना है, हमें समीकरणों को बैलेंस करना है। यहाँ पर पोटेशियम की जो संख्या है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर पोटेशियम की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पोटेशियम की संख्या 1 है, Cl की संख्या 1 है, यहाँ Cl की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 1 है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ तो इसकी संख्या हो जाती है 3 दूनी 6 हो जाती है। तो इसको 6 करने के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, इसके सामने 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। तो यहाँ पर 1 ही है, तो इसके सामने हमें क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। तो ये समीकरण क्या हो चुकी है, यहाँ पर संतुलित हो चुकी है। यानी इन्हें कहा जाता है समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है। तो ये समीकरण मैंने क्या कर दी है, यहाँ पर संतुलित कर दी है। और भी समीकरण हैं जिन समीकरणों को हम क्या करेंगे, जैसे ये दिया है आयरन है, हाइड्रोजन, इन समीकरणों को हमने संतुलित किया हुआ है। चलिए और है समीकरण, उन समीकरणों को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर संतुलित कर कर देखेंगे। यहाँ पर मैं लेता हूँ, यानी अगर मैं लेता हूँ कॉपर और कॉपर की क्रिया में कराता हूँ H2SO4 से, तो क्या बनेगा। यदि मैं यहाँ पर कॉपर की क्रिया HCl से कराता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा। मैग्नीशियम की क्रिया यदि मैं HCl से कराता हूँ तो क्या बनेगा। यदि मैं Na यहाँ पर मैं HCl की क्रिया में NaOH से कराता हूँ तो क्या बनेगा। ये हमारे पास में कुछ समीकरण हैं। और भी जो समीकरण हैं उन समीकरणों को हम देखेंगे। यदि मैं कॉपर सल्फेट की जिंक पर कराता हूँ, यानी मैंने लिया है कॉपर सल्फेट लिया है और इस पर मैं क्रिया जिंक की कराता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो सोडियम पर किसकी क्रिया करा देते हैं, हम जल की क्रिया करा देते हैं। यानी सोडियम पर हम अगर यहाँ पर कैल्शियम पर हम H2O की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा। यानी ये रिएक्शन है हमारे पास में। इन समीकरणों को हमें पूर्ण भी करना है और यहाँ पर क्या करना है, बैलेंस भी करना है। यदि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हमें कराना है जल से तो क्या बनेगा। यदि कैल्शियम कार्बोनेट को हम यहाँ पर गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा। ये समीकरण है। इन समीकरणों को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। यानी इस जो वीडियो है, इस जो टॉपिक है कि समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है, तो इसी में हम समीकरणों को संतुलित करना यहाँ पर सीखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर है जो हमारा कॉपर की इससे क्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट। यहाँ से निकल जाएगी हमारी H2 गैस। यहाँ पर जो बन जाएगा तो ये बन जाएगा CuCl2 और यहाँ से भी जो हमारी गैस होगी वह निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। यहाँ बन जाएगा हमारा MgCl2 और यहाँ से भी निकल जाएगी गैस H2 निकल जाएगी। HCl की NOH से करेंगे, यानी ये अम्ल है और ये क्षार है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बन जाएगा हमारा NaCl, Na बनेगा हमारा लवण साल्ट बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा H2O यानी जल बनेगा। यहाँ पर बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा कॉपर अलग हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ से भी कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी के बाद में यहाँ पर जो बनेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और यहाँ से निकल जाएगी हमारी ऊष्मा निकलेगी। कैल्शियम कार्बोनेट है जो हमारे पास में, यदि इसको गर्म करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे।
तो हमारे पास में ये मैंने वापस समीकरणें लिखी हुई है। इन समीकरणों को हम क्या करेंगे, पुनः बैलेंस करना यानी संतुलित करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखें कॉपर की जो संख्या है यहाँ पर कितनी है, तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है। H2 तो ये H2 है, SO4 है, यानी ये जो समीकरण है ये बैलेंस है। यहाँ पर हम देखें कॉपर लिखा हुआ है Cu, तो यहाँ पर कॉपर की संख्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ Cl2 कितने हैं, तो यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो हम इसके सामने क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसके सामने ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है हाइड्रोजन। दूसरा देखें मैग्नीशियम की संख्या 1 है, मैग्नीशियम की संख्या 1 है, लेकिन HCl यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 1 है लेकिन यहाँ 2 है, तो इसके सामने क्या लिख देंगे, हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यानी इसके पीछे हमें इस प्रकार से तीर का चिन्ह भी यहाँ पर लगा देना है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, मुक्त हो रही है। इसके बाद में देखें यहाँ पर HCl लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर HCl है और ये NOH है, तो यहाँ बन गया हमारा NaCl और ये बन गया जल। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 और 1 ये 2, तो यानी ये समीकरण पहले से ही ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। कॉपर सल्फेट की क्रिया हम करेंगे जिंक पर, तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर, ये समीकरण भी बैलेंस है। कैल्शियम की क्रिया जल से करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर बन जाएगा जल, यानी ये समीकरण भी बैलेंस है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना की क्रिया हम से करेंगे जल से, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा, ये भी समीकरण हमारी क्या है, बैलेंस है। अगली देखेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर या चूना पत्थर जिसे कहा जाता है, इसको हम जब गर्म करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये समीकरण भी हमारी क्या है, यहाँ पर बैलेंस है। तो ये जो समीकरण है इनको हमने आज यहाँ इस वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से हम समीकरणों को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अब जो हमारी जो समीकरण आती हैं, इन समीकरणों में एक महत्वपूर्ण चीज़ें ये होती है कि कहीं पर हमने इस प्रकार से लिखा होगा कि ये जैसे इसको मान लीजिएगा लिख दिया कि एल लिख दिया है मैंने, या फिर मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एस लिख देता हूँ, यहाँ पर एल लिख देता हूँ, यहाँ पर एस लिख देता हूँ, यहाँ पर एल लिख देता हूँ। तो ये एस एल, या फिर मैंने मान लीजिएगा कि ये लिखा है एल लिखा है या इक्वा लिखा है, इक्वा भी लिख सकते हैं, या फिर एल लिखेंगे लिक्विड, इस प्रकार से ये लिक्विड, या फिर मैं इस प्रकार से यहाँ पर जो लिखूँगा इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जी। तो इनका मतलब होता क्या है, तो मैं बता दूँ आपको कि ये जो प्रतीक चिन्ह होते हैं इनको मैं रफ कर यहाँ पर आपको पुनः बता दूँ, इस प्रकार से लिख देते हैं हम, यानी इन समीकरणों में इनका महत्व क्या होता है, यानी किस प्रकार से इसमें लिखा जाता है। यदि LS लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है कि वो क्या है, सॉलिड है। क्या है यहाँ पर, सॉलिड, यानी ठोस होता है जो पदार्थ है या जो लिया है हमने, तो S का मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सॉलिड। इसके बाद में हम अगर L लिखा है तो L का मतलब होता है लिक्विड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विड, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव। इसके बाद में अगर G लिखा हुआ है इस प्रकार से तो इसका मतलब हो जाएगा गैस। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पर AQ लिखा हुआ है AQ, तो इसका मतलब होता है इक्वास, यानी जली विलयन, जली विलयन। तो इसे लिखा जाएगा AQ लिखा जाएगा, गैस को, यहाँ पर जो गैस है इसको गैस। तो यहाँ पर जैसे मैंने मान लीजिएगा कि किसी भी उदाहरण को हम समझेंगे और उदाहरण से इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली तरीके से इनको समझेंगे। तो किस प्रकार से समझेंगे या किस प्रकार से हमें इनको करना है। यदि एस लिखा है तो उसका मतलब होता है कि सॉलिड है, एल लिखा हुआ था लिक्विड यानी द्रव है, और जी का मतलब होता है गैस, और ए क्यू का मतलब होता है यहाँ पर इक्वेस यहाँ पर जो दिया है तो उसका मतलब होता है कि जली विलयन है। तो अगर हम देखें यहाँ पर किस प्रकार से हमें लिखना है, मान लीजिएगा कि ये लिखा हुआ है H2N2, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा NH3 और यहाँ लिख देंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा N2
और यहाँ पर लिख देंगे 3H2। ये समीकरण क्या है, हमारी बैलेंस है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा G, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा G और यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा G। इसका मतलब है कि ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है। इसी के बाद में अगर हम देखें तो ये लिखा मैंने CaCl3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो बनेगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ये क्या हो जाएगा, ये भी हमें सॉलिड फॉर्म में या में मिलेगा और ये जो बनेगा ये हमें मिलेगा गैसीय रूप में मिलेगा इस प्रकार से। यहाँ पर इसको गर्म कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमें इस प्रकार का चिन्ह हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इस पदार्थ को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इसके बाद में हम देखें N2, दूसरे को देखें हम या दूसरी कोई समीकरण लें। यहाँ पर मान लीजिएगा कि ये लिया मैंने Zn और ये लिया मैंने H2SO4। तो बन जाएगा हमारा ZnSO4 और यहाँ से निकलेगी गैस हमारी H2। तो ये है रहेगा सॉलिड, ये रहेगा हमारा लिक्विड और ये जो फॉर्म रहेगा ये हमारा किस रूप में हो जाएगा, यानी सॉलिड ही रूप में या इक्वा रूप में प्राप्त हो जाएगा। AQ लिख देंगे हम इसको, AQ यानी इक्वा यानी जली विलयन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी के बाद अगर हम यहाँ पर दिया हमारा, यदि हम जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट यानी ये लिया मैंने कॉपर सल्फेट और इसकी क्रिया मैं जिंक से करा देता हूँ तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 और यहाँ पर बन जाएगा हमारा कॉपर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, AQ लिखना पड़ेगा, इक्वा है, ये S मतलब सॉलिड है और ये हमें क्या लिखना पड़ेगा, इक्वा, और ये लिखेंगे हम सॉलिड, मतलब ये जली विलयन में है। ये किस रूप में मिलेगा, हमें जली विलयन रूप में मिलेगा। ये हमें ठोस रूप में मिलेगा और ये वापस हमें किस रूप में मिलेगा, जली विलयन में, और ये मिलेगा हमें ठोस रूप में। तो इन समीकरण में इनका महत्व रहता है कि किस प्रकार से समीकरण में किनको क्या लिखा जाता है। और भी समीकरण है हमारे पास में कि उन समीकरणों को क्या लिखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक समीकरण है हमारे पास में, ये है हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर है हमारे पास में वाटर यानी जल है। तो ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और यहाँ से निकल जाएगी हमारी उष्मा एंड रिलीज होगी, क्योंकि कल ही बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, उष्मा में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि इसमें से एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, एनर्जी का निर्माण हो रहा है। तो ये जो लिखेंगे हम, मान लीजिए कि ये लिखा हमने सॉलिड लिखा और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, लिक्विड में लिख देंगे, और ये जो विलयन हमें प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा हमें इक्वा, यानी ये किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो ये होगा हमें जली विलयन के रूप में यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके पीछे हमें इस प्रकार से तीर का जो होगा, यानी इस प्रकार से तीर का जो चिन्ह होगा उसको भी लगा सकते हैं, यानी किसी पदार्थ के पीछे इस प्रकार से तीर का इस रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो पदार्थ पेंदी यानी जो पात्र होता है, पात्र इस प्रकार से, इस पात्र की जो पेंदी है इस पेंदी में यहाँ पर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। यहाँ से कोई सी गैस यहाँ से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एक अभिक्रिया और भी देखें हम, फास्फोरस की क्रिया अगर मैं किससे कराता हूँ, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा P2O5, यानी इससे कहा जाता है फास्फोरस होता है और ये होता है हमारा ऑक्सीजन। तो इसकी जब क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो इस समीकरण को भी हमें क्या करना है, और ये है ऑक्सीजन, इसका दहन हो रहा है यानी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जल रहा है, और ये होता है हमारा फास्फोरस,
तो इस समीकरण को भी हमें क्या करना है, बैलेंस यहाँ पर 2 है, इसके सामने 2 लिख देंगे, लेकिन यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 5 है, तो इसके सामने जैसे ही 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, तो इसके सामने हमें कर देंगे 5। जैसे ही इसको किया है तो यहाँ पर हो गया 4, तो इसके सामने कितना लिख देंगे 4। तो ये समीकरण भी क्या हो चुकी है, हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो ये अभिक्रियाएं हैं, यानी इन अभिक्रियाओं में सभी का महत्व है, यानी एस का मतलब होता है सॉलिड, एल का मतलब होता है लिक्विड, और जी का मतलब होता है यहाँ पर गैस, और ए क्यू का मतलब होता है इक्वा, यानी जली विलयन होता है। इसी के बाद देखें तो इन तीर का इसका मतलब समझा दिया है मैंने कि इसमें इन पदार्थों को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। यदि किसी समीकरण में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर एक समीकरण लिखते हैं, मान लीजिएगा कि ये लिखा है N2 और H2 नॉर्मली है, अमोनिया का निर्माण होगा NH3 का। यहाँ पर जो समीकरण मैं बैलेंस करता हूँ 3 हो जाएगा, लेकिन ये जो समीकरण है यानी ये अभिकारक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया कर कर किसका निर्माण करते हैं, तो वो करते हैं अमोनिया का, और अमोनिया वापस किसका निर्माण कर लेता है, हाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। यानी ये जो समीकरण होती है रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये दोनों ही दिशाओं में चलती है, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक में, इन दोनों ही दिशाओं में क्या होती है, ये कंपल्सरी चलना प्रारंभ कर देती है। तो ये ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है उत्क्रमणी अभिक्रियाएं, लेकिन ये होती है अनुत्क्रमी यानी अनरिवर्सिबल, और ये होती है रिवर्सिबल यानी दोनों ही दिशाओं में समान रूप से चलना। तो ये था इसमें इन समीकरण में किसका क्या महत्व रहता है और समीकरणों को बैलेंस से किस प्रकार से किया जाता है। अब हमारा जो अगला जो वीडियो रहेगा यानी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी, उस क्लास में हम समझेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयनन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार की होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रियाएं। तो इन अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक करके अगले वीडियो में उन सभी अभिक्रियाओं को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास में क्या होना चाहिए, बुक होना अनिवार्य है। तो जिन स्टूडेंट को भी अभी तक स्कूल से यानी जिन्होंने स्कूल से बुक नहीं लिए वो स्कूल से यहाँ पर क्या ले लें, अगर गवर्नमेंट स्कूल में है तो वो स्कूल से यहाँ पर 10th क्लास के विज्ञान को प्राप्त कर लें। और यहाँ पर इन जो जितनी भी समीकरण लिखी है इन समीकरणों को वो क्या कर लें, अच्छे से नोट कर लें, लिखते जाएँ और यहाँ साथ में कॉपी पेन लेकर कंप्लीट करते जाएं, क्योंकि इसी प्रकार से हम क्या रहेंगे कि इस यूट्यूब चैनल के ही माध्यम से मैं आपको पूरे जो विज्ञान रहेगा उसको यहाँ पर कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें और चैनल को, और वीडियो को आप जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास में भी क्या करें, इसको शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।